नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे क्यूआर को स्कैन करके हमारे राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम की रचना में सहयोग करें। पाकिस्तान की ओर से नई धमकियां आ रही हैं, यानी कि आप ये देखिए, औकात देखिए कि अभी अभी पिटे हैं, लेकिन साहब वही वाली बात है कि साहब के 100 जूते खाएं, तमाशा घुस के देखें। नई धमकियां आ रही हैं। धमकी क्या आ रही है कि साहब देखिए, अगर आपने हमारा पानी बंद किया तो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने कहा लेट इट बी एन एक्ट ऑफ वॉर, आ जाओ। तो दूसरी धमकी आती है कि साहब अगर आपने हमारा पानी बंद किया, उसके साथ छेड़छाड़ की, तो हम चीन से आपका पानी बंद करवा देंगे, ब्रह्मपुत्र में, सतलज में। अब चीन की तरफ से भी कि हाँ हम कर देंगे। कर दो भाई। असलियत तो ये है कि इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है, इतनी हालत ख़राब हो गई है। कल ही एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इस समय, यानी कि जून के आरंभ में जो इनकी सोइंग होती है, अर्ली खरीफ सोइंग जिसकी होती है, वो अर्ली खरीफ सोइंग होती है, धान के लिए होती है, कपास के लिए होती है, और उसके लिए 21% पानी कम चल रहा है, 21% पानी शॉर्ट है। और साथ में इनके जो दो मेजर डैम्स हैं, दो ही मेजर डैम हैं इनके पास। आप ये देखिए, इतना बड़ा 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा, 8,81,000 स्क्वायर किलोमीटर करीब करीब इसका क्षेत्रफल है। वो केवल दो मेजर डैम्स लेके बैठा हुआ है। एक 12 MAF की कैपेसिटी वाला तरबेला डैम है जो सिंधु नदी पर है, और एक करीब 6 MAF की कैपेसिटी वाला जो है वो आपका मंगला डैम है जो झेलम के ऊपर है। दोनों जो हैं वो इस समय 50% की कैपेसिटी पे है, यानी 50% उससे कम भरे हुए हैं। और चेनाब का जो पानी है वो इस समय स्थिति ये है कि सलाल में भी पूरी तरह से पानी रोका हुआ है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सलाल जो है वो आखिरी डैम है चेनाब के ऊपर। जब चेनाब प्लेन्स में आती है, अखनूर पे आसपास, उसके ऊपर जो लास्ट डैम है वो सलाल डैम है। और अखनूर में आती है, वहाँ पर फिर वो एक बराज बनाया हुआ है, वहाँ जहाँ से दो कैनाल निकलती है। एक रणबीर कैनाल निकलती है जो जम्मू और आपके आरएसपुरा की तरफ जाती है, और एक प्रताप कैनाल निकलती है जो कि राइट बैंक की तरफ जाती है, यानी पुंछ साइड में जाती है। तो पानी की भारी किल्लत है। पानी में रेगुलेशन अब पूरी तरह से भारत ने अपने हाथ में ले रखा है। कोई इनको किसी भी तरह का कोई डेटा देता नहीं है। पहले भारत अपने डैम्स फ्लश नहीं कर पाता था क्योंकि उसके लिए 6 महीने का नोटिस देना होता था, और 6 महीने के नोटिस में ये हमेशा पंगे क्रिएट किया करते थे। तो भारत के पास केवल एक ही अवसर होता था कि ये मानसून के टाइम पे थोड़ी बहुत फ्लशिंग ट्राई कर ले, लेकिन मानसून के टाइम पे इतना फ्लो होता था कि वो फ्लशिंग कभी हो नहीं पाती थी। भारत के जो डैम्स थे ऊपर वाले चेनाब के ऊपर, वो सारे के सारे सिल्टअप होते जा रहे थे। अब भारत ने धड़ाधड़ इनकी जो है वो डीसिल्टिंग करनी, फ्लशिंग करनी शुरू कर दी थी। और इस एक महीने में कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ जो है वो 30% 40% डीसिल्टिंग कर भी दी है। इसीलिए आप देखते हैं ना, डीसिल्टिंग करने के लिए जब फ्लश करते हैं तो वो पानी छोड़ते हैं, वो पानी छोड़ते हैं तब नीचे बाढ़ आ जाती है, और पानी जो है वो वेस्ट चला जाता है, क्योंकि अगर बाढ़ एकदम से आती है उतना पानी नहर में जा नहीं सकता, तो आगे के लिए छोड़ना पड़ता है, और बाकी जब बंद कर देते हैं तो सूखा पड़ जाता है। इसलिए सोइंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि मामला सारा का सारा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। अब ये कह रहे हैं कि साहब हम चाइना को लाएंगे बीच में, ये भी कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ करेंगे। अब इसको भी हम ज़रा एनालाइज कर लेते हैं। ये जो मूर्खता की बातें ये कर रहे हैं, तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन क्या होते हैं? वो छोटे न्यूक्लियर वेपन होते हैं जो बैटलफील्ड में यूज़ किए जा सकते हैं। और इनका ये मानना है कि अगर भारत ने हमारा कोई हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया तो हम इस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यूज़ करेंगे, तुम कर लो। क्योंकि भारत का जो प्रिंसिपल है कि अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी यूज़ किया तो ये फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर स्ट्राइक मानी जाएगी, और उसका फिर जो है वो एक अनएक्सेप्टेबल डैमेज का
एक सिद्धांत है भारत का। तो भारत जो है वो फुल स्ट्राइक करेगा, आपका पूरा का पूरा आपका इस्लामाबाद उड़ा देगा। जितने भी जगह हैं, लाहौर वाहौर, आपने सभी जगह देख लिया इस बार की आपकी एयर डिफेंस कुछ नहीं कर पाई। आपने 2 शाहीन दागे भारत के ऊपर, भारत ने तो उनको इंटरसेप्ट कर लिया एयर में ही। आपने मैक 5 की मिसाइल दागी S-400 के ऊपर, वो भी बीच में ही इंटरसेप्ट कर ली S-400 ने ही, कुछ नहीं कर पाए। और भारत की कोई भी मिसाइल आप रोक नहीं पाए, ना आप ब्रह्मोस को रोक पाए, ना आप स्कैल्प को रोक पाए, ना आप स्पाइस को रोक पाए। और भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल का तो उपयोग किया ही नहीं। अभी वो तो बाकी है, और उधर जो नेवी की तरफ से जो अभी टारगेट प्रैक्टिस होनी है वो भी बाकी है। तो आप इस न्यूक्लियर का जो उपयोग करने जा रहे हो, और जिसके लिए एक आर्टिकल भी आया आज डेक्कन हेरल्ड में जो कह रहा है कि साहब ये इस समय पूरा का पूरा कंसंट्रेशन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स पे कर रहे हैं जो ये चाइना से ले रहे हैं, तो वो भी ले लो। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि साहब चाइना जो है वो आपका पानी रोक देगा। तो क्या पानी रोकेगा? चाइना से 3 बड़ी नदियाँ आती हैं भारत में। सिंधु, तो सिंधु नदी जब आती है भारत में तो एक बिल्कुल छोटी सी नदी होती है, और वो डेमचोक में एंटर करके और फिर निकल जाती है पाकिस्तान में ही, कारगिल क्षेत्र के पास से। और भारत कोई बहुत अधिक उपयोग इसका कर भी नहीं सकता। ये आप समझ लें कि जो सिंधु नदी जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाती है तब तक उसका मुश्किल से उसका कोई 10-15% जो पानी है वो भारत से लेके जाती है, ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। क्योंकि उसका पानी बढ़ता ही तब है जब पहले संस्कार नदी मिलती है उससे, तब भारत में बढ़ता है, वो वही मेन उसकी कैरियर है। आप यदि लेह में देखें उसका प्रवाह तो आप उसको ऑन फुट क्रॉस कर सकते हैं। मैंने खुद किया है लेह में, और ये समझ लें कोई 300-400 क्यूसेक का उसमें मुश्किल से प्रवाह है। उसके बाद जो नदियाँ आती हैं, यानी एक पहले श्योक रिवर जो भारत से जाती है वो मिलती है, तब वो बढ़ती है। फिर उसके बाद जो नदियाँ आपके गिलगित बाल्टिस्तान में आती हैं वो मिलती हैं, तब जाके उसका प्रवाह बढ़ता है। तो उसमें आप कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी सतलज, अब सतलज नदी का प्रवाह जो है वो पूरी तरह से एक बियाबान एरिया से है, और उस बियाबान एरिया से जो प्रवाह हो रहा है वहाँ पर आप अधिक से अधिक उसको अगर डैम करना भी चाहो तो उसको डैम करके आप वहाँ पर कोई पनबिजली परियोजना, हाइड्रो पावर स्टेशन बना सकते हो। इसके अतिरिक्त और कुछ वहाँ कर नहीं सकते, तो आप बना लो। क्योंकि पनबिजली परियोजना जो बनती है उसका पानी तो नीचे ही जाता है। वहाँ पर यदि आप कैनाल बनाने का प्रयास करोगे तो कैनाल क्या बनाओगे? जिस तरह से हमारे यहाँ लेह में हम कह रहे हैं कि साहब हम वहाँ बहुत बड़ा बांध बना के कैनाल बना के क्या कर लेंगे? थोड़ा बहुत एरिया जो इरिगेट करना है बगल में नदी के जो प्लेन एरिया है उसके लिए कोई छोटा मोटा बना लो, थोड़ा बहुत तो बना लो। और तिब्बत में तो वो भी नहीं है, यानी सतलज के किनारे तो वो भी नहीं है। आप कुछ कर ही नहीं सकते सतलज का पानी रोक के, अलावा हाइड्रो पावर जनरेट करने के। हाइड्रो पावर जो भी आप जनरेट करेंगे तो वो पानी तो आपको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि पानी जब चलाएंगे टरबाइन में तो वो पानी नीचे जाएगा, तो वो तो आप रोक ही नहीं सकते, कोशिश भी कर ली। अगर डैम बना के कैनाल बनानी है तो कैनाल कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर से वहाँ बीच में आता है वो कुल्लू चान जो रेंज है, 6000 किलोमीटर 6000 मीटर तक उसको उठाएंगे या उसके नीचे से टनल बनाएंगे? क्या करेंगे? 6000 किलोमीटर आप उसकी कैनाल बना के और टनल बना के पानी ले जाएंगे कहीं पे? कितना पानी आता है? सतलज का केवल 10% पानी तिब्बत से आता है, बाकी सारा का सारा पानी भारत में ही आता है, और उसकी जो मेजर कैरियर है वो आपकी स्पीति रिवर है। सारा पानी वो अपना भारत में ही एकत्र करती है, उसी तरह से जैसे ब्यास नदी करती है। आपको पता है ब्यास नदी का भी पोंग डैम जो है वो भाखड़ा से थोड़ा ही कम है। फिर आप क्या करेंगे कि साहब ब्रह्मपुत्र पर, तो ब्रह्मपुत्र पे तो डैम बहुत पहले से बना रहे हैं,
चाइना के साथ हमारी ट्रीटी तो कोई है नहीं। जब हमारी ट्रीटी कोई है नहीं तो चाइना जो मर्जी आए वो करे। ब्रह्मपुत्र पर तो वो बांध पता नहीं कब से बना रहा है, और ब्रह्मपुत्र पे बांध बना ले। इसीलिए ब्रह्मपुत्र पे समस्या वहाँ पर पानी कम होने की नहीं है, असम में समस्या बाढ़ की है। और उसको मिटिगेट करने के लिए अगर ऊपर तू बांध बनाता है तो बहुत अच्छा, हम भी नीचे बांध बना रहे हैं। हम भी सियांग रिवर पर बांध बना रहे हैं, इसलिए कि कहीं बदमाशी इसमें ये कर सकते हैं कि आप जो है वो नीचे की तरफ फ्लड क्रिएट कर सकते हैं। तो नीचे की तरफ फ्लड आप ना क्रिएट कर पाएँ उसके लिए हम भी बांध बना रहे हैं सियांग पर। बाकी जो मोस्ट ऑथेंटिक, अब हिमंत बिश्व शर्मा जी ने कल एक पोस्ट दी और कहा कि साहब कि 25 से 30% पानी आता है ब्रह्मपुत्र का तिब्बत से, गलत बोल रहे हैं। जो मोस्ट ऑथेंटिक फिगर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो पानी आता है वो मुश्किल से 18% है, और वो 18% भी बाद में जो उनका जो ग्रेट बेंड है इंडस का, उस पर जो वो 7000 मीटर वाला जो एक नामचा बरवा नाम का पहाड़ है, उसका जो ग्लेशियल मेल्ट है उसको रोकने का तो कोई तरीका ही नहीं है। उसको रोकने का कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि वो इनके बांध के बाद आता है। वो मैक्सिमम ग्लेशियल मेल्ट इधर आता है। मुश्किल से 10% पानी जो है वो तिब्बत में आप उसको रोक सकते हैं। नीचे हम बांध बना ही रहे हैं, और हम धन्यवाद देंगे चीन को कि हमारी आपकी समस्या आपने रोक ली। अच्छा, जो आप अगर कमी करेंगे पानी तो हम वो बांग्लादेश का पानी उतना रोक लेंगे। आपका दोस्त है ना बांग्लादेश, ख़त्म हुई बात। तो इसलिए पाकिस्तान वालों, तुम कोई खत्ते के चौधरी वौधरी नहीं बनोगे। तुम जो है अब अभी तक तुम्हारी ये प्रथा थी, तुम्हारे यहाँ ये रिवायत थी कि तुम भीख का कटोरा लेके अरब देशों में जाते थे, भीख का कटोरा लेके चाइना जाते थे और तुर्की वुर्की इधर उधर घुमा करते थे। अब तुम्हारी नीयत ये है कि तुम भीख का कटोरा लेके भारत के सामने गिड़गिड़ाते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।